आंकड़ों का संग्रह। इस अध्याय के अध्ययन के बाद आप इस योग्य होंगे कि आंकड़ा संग्रह का अर्थ और उद्देश्य समझ सकें, प्राथमिक द्वितीयक स्रोत के बीच अंतर कर सकें, आंकड़े संग्रह की विधि समझ सकें, जनगणना एवं प्रति दस सर्वेक्षण के बीच अंतर कर सकें, प्रतिचयन की प्रविधि से परिचित हो सकें, द्वितीयक आंकड़ों के कुछ महत्वपूर्ण स्रोत के बारे में जान सकें। प्रस्तावना। पिछले अध्याय में आपको अर्थशास्त्र की विषय वस्तु की जानकारी मिली, इसके साथ ही आपने अर्थशास्त्र की सांख्यिकी की भूमिका एवं महत्व के बारे में भी पढ़ा। इस अध्याय में आप आंकड़ों के स्रोतों एवं आंकड़ा संग्रह की विधि के बारे में अध्ययन करेंगे। ये आंकड़ों के संग्रह का उद्देश्य किसी समस्या के स्पष्ट या ठोस समाधान के लिए साक्ष्य को दर्शाना है। अर्थशास्त्र में प्राय ऐसे कथन से आपका सामना होता है जैसे अनेक उतार चढ़ावों के पश्चात खाद्यान्नों का उत्पादन 1970 से 71 में 10.8 करोड़ टन से बढ़कर 1978 से 79 में 13.2 करोड़ टन हो गया, किंतु 1979 से 80 में फिर से गिरकर 10.8 करोड़ टन हो गया। इसके बाद खाद्यान्नों का उत्पादन 2015 से 16 तक लगातार बढ़कर 25.52 करोड़ टन हो गया तथा 16 से 17 में इसने 27.2 करोड़ टन का आंकड़ा छू लिया। आप इस कथन में यह देख सकते हैं कि विभिन्न वर्षों में खाद्यान्न का उत्पादन एक समान नहीं रहा। यह फसल तथा वर्ष दर वर्ष बदलता रहा। चूंकि ये मूल्य परिवर्तनशील होते हैं, अतः इन्हें चर कहा जाता है। इन चरों को प्रायः एक्स, वाई, जेड आदि अक्षरों द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। प्रत्येक चर का मूल्य परीक्षण कहलाता है। उदाहरण के लिए भारत में खाद्यान्न उत्पादन 1970 से 71 में 108 मिलियन टन से लेकर वर्ष 2016 से 17 में 272 मिलियन टन के बीच रहा, जैसा कि सारणी में दिखाया गया है। यहाँ पर वर्षों के चर एक्स के द्वारा और भारत में खाद्यान्नों के उत्पादन को मिलियन टनों में चर वाई द्वारा प्रस्तुत किया गया है। सारणी 2.1 भारत में खाद्यान्नों का उत्पादन मिलियन टन में एक्स और वाई 1970 से 71 में 108, 78 से 79 में 132, 90 से 91 में 176, 97 से 98 में 194, 2001 से 2 तक 212, 15 से 16 में 252 और 16 से 17 में 272। यहाँ पर चर एक्स तथा वाई के मूल्य आंकड़े हैं जिनके द्वारा हम भारत में खाद्यान्नों के उत्पादन के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। खाद्यान्नों के उत्पादन में उतार चढ़ाव की प्रवृत्ति को जानने के लिए हमें विभिन्न वर्षों के लिए विभिन्न भारत में खाद्यान्न उत्पादन के आंकड़ों की आवश्यकता पड़ती है। आंकड़ा एक ऐसा साधन है जो सूचनाएं प्रदान कर समस्याओं को समझाने में सहायक होता है। आप जानना चाहते होंगे कि आंकड़े कहाँ से आते हैं और हमें इन्हें कैसे संग्रहित करते हैं। निम्नलिखित अनुभाग में हम यह आंकड़ों के प्रकार, आंकड़ों को संग्रहित करने की विधि तथा साधनों तथा आंकड़ों के स्रोतों की चर्चा करेंगे। आंकड़ों के स्रोत क्या हैं? सांख्यिकी आंकड़े दो स्रोतों से प्राप्त किए जा सकते हैं। गणनाकार वह व्यक्ति जो आंकड़ा संग्रह करता है, जांच पड़ताल या पूछताछ करके आंकड़े एकत्र कर सकता है। ऐसे आंकड़े प्राथमिक आंकड़े कहे जाते हैं। चूंकि ये प्रत्यक्ष रूप से प्राप्त की गई जानकारी पर आधारित होते हैं। मान लें कि आप विद्यालय बच्चों के बीच किसी फिल्मी सितारे को लोकप्रियता की जानकारी लेना चाहते हैं। इस संबंध में वांछित जानकारी लेने के लिए आपको काफी बड़ी संख्या में विद्यालय के छात्रों से प्रश्न के माध्यमों से पूछताछ करनी होगी। इस विधि से आप जो आंकड़े प्राप्त करते हैं वह प्राथमिक आंकड़ों का एक उदाहरण है। यदि किसी दूसरे संस्था द्वारा इन आंकड़ों को संग्रहित तथा संशोधित, संवीक्षित एवं सारणीकृत किया जाता है तो इन्हें द्वितीयक आंकड़े कहते हैं। इन आंकड़ों को या तो प्रकाशित स्रोत से जैसे
सरकारी रिपोर्ट, दस्तावेज, समाचार पत्र, अर्थशास्त्रियों द्वारा लिखित पुस्तकों या किसी अन्य स्रोत से प्राप्त किया जा सकता है, जैसे वेबसाइट। अतः ये आंकड़े उन स्रोतों के लिए प्राथमिक है जो उन्हें पहली बार संग्रहित एवं संसाधित करते हैं, तथा बाद में प्रयोग करने वाले सभी स्रोतों के लिए ये द्वितीयक हैं। द्वितीयक आंकड़े के उपयोग से समय एवं धन की बचत होती है। उदाहरण के लिए मान लें छात्रों में किसी सिनेमा कलाकार की लोकप्रियता के बारे में आंकड़ों को एकत्र करने के पश्चात आप एक रिपोर्ट प्रकाशित करते हैं। यदि आप द्वारा संग्रहित किए गए आंकड़ों का उपयोग कोई इसी तरह के किसी अध्ययन के लिए किया करता है तो उसके लिए यह द्वितीयक आंकड़े हो जाते हैं। हमें आंकड़े कैसे संग्रहित करते हैं? क्या आप जानते हैं कि कोई विनिर्माता अपने किसी उत्पादन के संबंध में या कोई राजनीतिक पार्टी अपने किसी उम्मीदवार के विषय में कैसे निर्णय करती है? वे उत्पाद विशेष या उम्मीदवार विशेष के बारे में समुदाय से प्रश्नों के माध्यम से सर्वेक्षण करते हैं। इस सर्वेक्षण का उद्देश्य कुछ विशिष्टताओं जैसे कीमत, गुणवत्ता, उपयोगिता, उत्पादन के संबंध में और लोकप्रियता, ईमानदारी और निष्ठा उम्मीदवार के संबंध में के बारे में जानकारी एकत्र करना होता है। सर्वेक्षण का उद्देश्य आंकड़ों को संग्रहित करना होता है। सर्वेक्षण वह विधि है जिसके द्वारा विभिन्न व्यक्तियों से सूचना एकत्र की जाती है। सर्वेक्षण के साधनों की तैयारी। सर्वेक्षण में उपयोग किए जाने वाले सर्वाधिक प्रचलित साधन प्रश्नावली या साक्षात्कार अनुसूची। प्रश्नावली या तो स्वयं उत्तरदाता द्वारा भरी जाती हैं या फिर शोधकर्ता, गणनाकार अथवा परिशिक्षित जांचकर्ता द्वारा भरी जाती है। प्रश्नावली या साक्षात्कार अनुसूची तैयार करने में आपको निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए। प्रश्नावली बहुत लंबी नहीं होनी चाहिए। जहां तक संभव हो सके प्रश्न की संख्या कम से कम होनी चाहिए। लंबी प्रश्नावली उत्तरदाताओं को हतोत्साहित करती है। प्रश्नावली समझने में आसान होनी चाहिए। अस्पष्ट या कठिन शब्दों से बचना चाहिए। प्रश्न ऐसे क्रम में व्यवस्थित किए जाने चाहिए कि उत्तर देने वाला व्यक्ति आराम से उत्तर दे सके। प्रश्नावली सामान्य प्रश्नों से आरंभ होकर विशिष्ट प्रश्नों की ओर बढ़नी चाहिए। प्रश्नावली की शुरुआत सामान्य प्रश्नों के साथ होनी चाहिए और विशिष्ट प्रश्न क्रमशः बाद में दिए जाने चाहिए। इससे उत्तरदाता निश्चिंत हो जाता है। उदाहरणतः गलत प्रश्न, क्या बिजली के प्रभार में वृद्धि को उचित ठहराया जा सकता है? क्या आपके क्षेत्र में बिजली की पूर्ति नियमित रहती है? सही प्रश्न, क्या आपके क्षेत्र में बिजली की पूर्ति नियमित रहती है? क्या बिजली के प्रभार में वृद्धि को उचित ठहराया जा सकता है? प्रश्न यथातथ्य एवं स्पष्ट होना चाहिए। उदाहरणतः गलत प्रश्न, आप आकर्षक दिखने के लिए अपनी आय का कितना प्रतिशत भाग कपड़ों पर खर्च करते हैं? सही प्रश्न, आप अपनी आय का कितना प्रतिशत भाग कपड़े पर खर्च करते हैं? प्रश्न अनेकों अर्थ या अस्पष्ट नहीं होने चाहिए। प्रश्न ऐसे हो ताकि उत्तरदाता शीघ्र सही एवं स्पष्ट उत्तर देने में सक्षम रहे। उदाहरणतः गलत प्रश्न, क्या आप प्रतिमाह पुस्तकों पर बहुत पैसा खर्च करते हैं? सही उत्तर, सही विकल्प पर सही का निशान लगाएं। आप प्रतिमाह पुस्तकों पर कितना खर्चा करते हैं? 200 रुपये से कम, 200 रुपये से 300 रुपये के बीच में, 300 से 400 के बीच में, 400 से अधिक। प्रश्न दोहरी नकारात्मक वाले नहीं होने चाहिए। प्रश्न को क्या आप नहीं से शुरू नहीं करना चाहिए क्योंकि इनसे पूर्वाग्रहग्रस्त उत्तर मिलने की संभावना हो सकती है। उदाहरणतः गलत प्रश्न, क्या आप ऐसे नहीं सोचते कि धूम्रपान को निषेध किया जाना चाहिए? सही प्रश्न, क्या आप सोचते हैं कि धूम्रपान को निषेध किया जाना चाहिए? प्रश्न संकेत प्रश्न नहीं होने चाहिए जिससे उत्तरदाता को जवाब देने के लिए सूत्र मिल ले। उदाहरणतः गलत प्रश्न, क्या आप इस उच्च कोट की चाय के स्वाद को पसंद करते हैं? सही प्रश्न, आप इस चाय का स्वाद कैसा लगा? प्रश्न से उत्तर के विकल्प का संकेत नहीं मिलना चाहिए। उदाहरणतः गलत प्रश्न, क्या आप कॉलेज के बाद नौकरी करना चाहेंगी या गृहिणी बनना चाहेंगी? सही प्रश्न, आप कॉलेज के बाद क्या करना चाहेंगी? प्रश्नावली में परिमितोत्तर, संरचित प्रश्न या मुक्तोत्तर असंरचित प्रश्न हो सकते हैं। उपरोक्त
प्रश्न की एक विद्यार्थी कॉलेज के बाद क्या करना चाहता है, एक मुक्तोत्तर प्रश्न है। संचित प्रश्न या असंचित प्रश्न या तो द्विविधि प्रश्न हो सकते हैं या फिर बहुविकल्पीय प्रश्न हो सकते हैं। जब किसी प्रश्न के उत्तर में हाँ या नहीं के मात्र दो विकल्प होते हैं तो इसे द्विविधि प्रश्न कहते हैं। जब प्रश्नावली के अंतर्गत दो से अधिक उत्तरों के विकल्प होते हैं वहाँ बहुविकल्पीय प्रश्न अधिक उपयुक्त होते हैं। उदाहरणतः प्रश्न, आपने अपनी जमीन क्यों बेच दी? कर्ज चुकाने के लिए, बच्चों की शिक्षा हेतु, धन की व्यवस्था के लिए, किसी अन्य संपत्ति में निवेश हेतु, कोई अन्य कारण कृपया स्पष्ट करें। अन्य कारण कृपया स्पष्ट करें। मुक्तोत्तर प्रश्न विश्लेषण की दृष्टि से आप उपयोग स्कोर तथा कोड के लिए आसान होते हैं क्योंकि उत्तरदाताओं को दिए गए विकल्पों में से उत्तर चुनना होता है, लेकिन इनके उपयुक्त विकल्प लिखने में कठिनाई होती है। इन विकल्पों को स्पष्ट तौर से लिखा जाना चाहिए ताकि मुद्दे के दोनों पहलुओं का प्रतिनिधित्व हो सके। यहाँ पर एक संभावना यह भी रहती है कि व्यक्ति विशेष का सही उत्तर दिए गए विकल्पों में से कोई भी न हो, इसके लिए कोई अन्य का विकल्प दिया जाना चाहिए जहाँ उत्तरदाता अपना वह उत्तर लिख सके, जिसकी अपेक्षा शोधकर्ता सर्वेक्षक को भी नहीं होती। इसके अलावा बहुविकल्पी प्रश्नों की एक अन्य सीमा यह भी है कि इसमें उत्तरदाता को अनेक विकल्प उत्तर देकर प्रतिबंधित कर दिया जाता है, अन्यथा उत्तरदाता इन विकल्पों से भिन्न भिन्न उत्तर भी दे सकता था। मुक्तोत्तर प्रश्न के अंतर्गत व्यक्ति को उत्तर देने की अधिक व्यक्तिगत छूट रहती है, लेकिन इनकी सही व्याख्या करने में कठिनाई होती है तथा इन्हें स्कोर करने में मुश्किल होती है चूंकि उत्तरों में काफी भिन्नता होती है। उदाहरणतः क्या प्रश्न, वैश्वीकरण के विषय में आपको क्या विचार हो सकता है? आंकड़े संग्रह की विधि, क्या आपने कोई ऐसी टेलीविजन शो देखा है जिसमें रिपोर्टर ने बच्चों, गृहिणी या आम जनता से क्रमशः उनकी परीक्षा या साबुन के किसी ब्रांड या किसी राजनीतिक पार्टी के बारे में प्रश्न पूछा हो? इन प्रश्नों के पूछने का उद्देश्य आंकड़ा संग्रह करने के लिए सर्वेक्षण करना है। आंकड़ा संग्रह की तीन आधारभूत विधियां हैं: वैयक्तिक साक्षात्कार, डाक द्वारा सर्वेक्षण प्रश्नावली भेजना और टेलीफोन साक्षात्कार। वैयक्तिक साक्षात्कार में यह विधि तभी उपयोग में लाई जाती है जब शोधकर्ता सभी सदस्यों के पास जा सकता है। इसमें शोधकर्ता, जांचकर्ता आमने सामने होकर उत्तरदाता से साक्षात्कार करता है। वैयक्तिक साक्षात्कारों को कई कारणों से प्राथमिकता दी जाती है। इसमें सर्वेक्षक एवं उत्तरदाता के बीच व्यक्तिगत संपर्क होता है। सर्वेक्षक या साक्षात्कारकर्ता को यह अवसर मिलता है कि वह उत्तरदाता को अध्ययन के उद्देश्य के बारे में बता सके तथा उत्तरदाता की किसी भी पूछताछ का जवाब दे सके। इसमें साक्षात्कारकर्ता उत्तरदाता से यह निवेदन कर सकता है कि वह विशेष महत्व के बिंदुओं को विस्तार से बताए। इससे अपनिर्वचन, गलत व्याख्या तथा गलतफहमी से बचा जा सकता है। साथ ही उत्तरदाता की प्रतिक्रियाओं को देखकर कुछ संपूरक सूचनाएं भी प्राप्त हो सकती हैं। वैयक्तिक साक्षात्कार की कुछ कमियां भी हैं, यह काफी खर्चीली होती हैं तथा इसमें प्रशिक्षित साक्षात्कारकर्ताओं की जरूरत होती है। इसमें सर्वेक्षण पूरा करने में काफी अधिक समय लगता है। कभी कभी शोधकर्ता और सर्वेक्षक की उपस्थिति के कारण उत्तरदाता सही बात नहीं भी बताते हैं। डाक द्वारा प्रश्नावली भेजना, जब सर्वेक्षण में आंकड़े को डाक द्वारा संग्रहित किया जाता है तो प्रत्येक उत्तरदाता को डाक द्वारा प्रश्नावली इस निवेदन के साथ भेजी जाती है कि वह इसे पूरी कर एक निश्चित तारीख वापस अवश्य भेज दे। इस पर सबसे बड़ा लाभ है कि वह बहुत कम खर्चीली होती है। इसके साथ ही इस विधि के द्वारा शोधकर्ता, सर्वेक्षक काफी दूर दराज के क्षेत्रों तक पहुंच सकते हैं जो संभवतः व्यक्ति या टेलीफोन को
पहुंच से भी बाहर हो सकते हैं। इस विधि में साक्षात्कारकर्ता उत्तरदाताओं पर प्रभाव भी नहीं डाल पाते, साथ ही वह उत्तरदाता को पर्याप्त समय देते हैं ताकि वह सोच विचार कर प्रश्न के उत्तर दे सके। आजकल ऑनलाइन सर्वेक्षण या संक्षिप्त संदेश सेवा एसएमएस द्वारा सर्वेक्षण काफी लोकप्रिय हो रहा है। क्या आप जानते हैं कि ऑनलाइन सर्वेक्षण कैसे आयोजित किए जाते हैं? डाक द्वारा सर्वेक्षण की यह कमी है कि प्रश्नावली के निर्देशों को के स्पष्टीकरण के अवसर नहीं मिलते हैं, अतः इसमें प्रश्न की अपनिर्वाचन की संभावना रहती है। साथ ही डाक सर्वेक्षण द्वारा कम संख्या में उत्तरदाताओं से उत्तर प्राप्त की भी संभावना रहती है, क्योंकि प्रश्नावली को बिना पूरा भरे ही लौटाने की या प्रश्नावली को बिल्कुल ही न लौटाने की संभावना रहती है। और साथ ही डाक विभाग द्वारा प्रश्नावली के खो जाने आदि की संभावना भी रहती है। टेलीफोन साक्षात्कार के अंतर्गत शोधकर्ता जांचकर्ता टेलीफोन के माध्यम से सर्वेक्षण करता है। टेलीफोन साक्षात्कार का लाभ कि वह व्यक्तिगत साक्षात्कार की अपेक्षा सस्ता होता है और इसे कम समय में ही संपन्न किया जा सकता है। यह प्रश्नों प्रश्नों को स्पष्ट कर सर्वेक्षक शोधकर्ता के साथ उत्तरदाता की मदद करने में सहायता होता है। टेलीफोन साक्षात्कार उन मामलों में अधिक बेहतर होता है जहां वैधिक साक्षात्कार के समय उत्तरदाता कुछ खास प्रश्नों के उत्तर देने में झिझक महसूस करता है। इस विधि की कमी यह है कि इसमें लोगों तक सर्वेक्षक की पहुंच सीमित हो जाती है, क्योंकि बहुत से लोगों के पास निजी टेलीफोन भी नहीं हो सकते। इसके साथ ही टेलीफोन साक्षात्कार की कमी यह भी है कि संवेदनशील मुद्दों पर उत्तरदाताओं के उन प्रतिक्रियाओं को दृश्य रूप से नहीं देखा जा सकता जो इन विषयों पर सही जानकारी प्राप्त करने में सहायक होती है। क्रियात्मक गतिविधियां: आपको एक ऐसे व्यक्ति से जानकारी सूचनाएं प्राप्त करनी है जो भारत के दूर दराज के गांव में रहता है। इस व्यक्ति से सूचना प्राप्त करने के लिए आंकड़ा संग्रह की कौन सी विधि सर्वाधिक उपयुक्त रहेगी और क्यों? विवेचना कीजिए। आपको किसी विद्यालय की अध्ययन गुणवत्ता के बारे में अध्यापक से एक साक्षात्कार करना है। यदि वहां पर विद्यालय का प्रधानाचार्य उपस्थित है तो किस प्रकार समस्या पैदा हो सकती है? एक बार जब सर्वेक्षण हेतु प्रश्नावली तैयार हो जाए तो यह सलाह दी जाती है कि छोटे समूह का सर्वेक्षण कर देख लिया जाना चाहिए, जिसे प्रयोगी सर्वेक्षण के रूप में या प्रश्नावली की पूर्व परीक्षा के रूप में जाना जाता है। सर्वेक्षण के बारे में प्रारंभिक अनुमान लगाने में प्रायोगिक सर्वेक्षण सहायक होता है। यह प्रश्नावली के पूर्व परीक्षण में भी सहायक होता है ताकि प्रश्नों की कमियों एवं त्रुटियों को पता किया जा सके। इसके साथ ही प्रयोगी सर्वेक्षण प्रश्नों की उपयुक्तता, निर्देशों की स्पष्टता, सर्वेक्षक गणनाकार की कार्य दक्षता और वास्तविक सर्वेक्षण में आने वाली लागत एवं समय का अनुमान लगाने में भी सहायता करता है। जनगणना तथा प्रतिदर्श सर्वेक्षण: जनगणना या पूर्ण गणना सेंसस आर कंप्लीट इनमेरेशंस वह सर्वेक्षण जिसके अंतर्गत जनसंख्या की सभी तत्व शामिल होते हैं उसे जनगणना या पूर्ण गणना की विधि। लाभ और हानि: उच्चतम उत्तर दर, बहुत खर्चीला, सभी प्रकार के प्रश्नों के उपयोग की छूट, उत्तरदाताओं को प्रभावित करने की संभावना, मुक्त उत्तर प्रश्न के उपयोग के लिए बेहतर, अधिक समय लेने वाला, अस्पष्ट प्रश्नों के लिए स्पष्टीकरण का अवसर, कम खर्चीला, निरीक्षरों द्वारा उपयोग की संभावना नहीं, ग्रामीण तथा सुदूर क्षेत्रों तक पहुंच का एकमात्र साधन, उत्तर प्राप्त करने से अधिक स्पष्ट, उत्तरदाता पर कोई प्रभाव नहीं, अस्पष्ट प्रश्नों के स्पष्टीकरण का अभाव, उत्तरदाता की गोपनीयता, सुरक्षित प्रतिक्रिया देखना संभव नहीं। संवेदनशील मुद्दों के लिए सर्वोत्तम, अपेक्षाकृत कम खर्चीला, सीमित उद्योग, उत्तरदाता को प्रभावित करने की अपेक्षाकृत कम संभावना, प्रतिक्रियाएं देखना संभव नहीं, अपेक्षाकृत उच्च उत्तर दर, उत्तरदाताओं को प्रभावित करने की संभावनाएं। कहा जाता है यदि कुछ खास संस्थाएं भारत की संपूर्ण जनसंख्या के बारे में अध्ययन की रुचि रखती हैं तो उन्हें भारत के सभी शहरों एवं गांवों के सभी परिवारों के बारे में जानकारी प्राप्त करनी होगी। इस
विधि के प्रमुख विशेषता है कि इसके अंतर्गत संपूर्ण जनसंख्या की प्रत्येक विशिष्टगत इकाइयों की सम्मिलित करना होता है। आप ऐसा नहीं कर सकते कि कुछ इकाइयों को चुन लें और कुछ को छोड़ दें। आपने संभवतः भारत की गणना गणना के बारे में सुना होगा, जो हर 10 साल में एक बार होती है। इसके अंतर्गत घर घर जाकर जानकारी ली जाती है और पूरे भारत के हर एक परिवार को इस में सम्मिलित किया जाता है। इसके अंतर्गत जन्म एवं मृत्यु दर, साक्षरता, रोजगार, आयु, संभावित या प्रत्याशित आयु, जनसंख्या के आकार एवं संरचना आदि की जनसांख्यिकी आंकड़े जुटाए जाते हैं, जिन्हें भारत के महानिदेशक द्वारा संग्रहित एवं प्रकाशित किया जाता है। भारत में पिछली जनगणना 2011 में की गई थी। मैं जनगणना विभाग से हूँ। क्या आपके कीमती समय से 15 मिनट ले सकता हूँ? ये व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से बातें करके पूछ रहा है। जनगणना 2001 के अनुसार भारत की जनसंख्या 2011 जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या 121.09 करोड़, जो 2001 में 102.87 करोड़ थी। 1991 में जनगणना देश की जनसंख्या 23.83 करोड़ दर्शाई थी, जब तक 110 वर्ष की समय अवधि में देश की जनसंख्या 97 करोड़ से भी अधिक बढ़ गई है। जनसंख्या की औसत वार्षिक वृद्धि दर, जो 1971 से 81 में 2.2% प्रतिवर्ष थी, 1991 से 2001 में घटकर 1.97% हो गई, जब 2001 से 2011 में 1.64 हो गई। जनसंख्या एवं प्रतिवर्ष, पॉपुलेशन एंड सैंपल, सांख्यिकी में समिष्ट शब्द का तात्पर्य है अध्ययन क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले सभी मदों इकाइयों की समग्रता, अतः समिष्टि एक ऐसा समूह है जिस पर किसी अध्ययन के परिणाम लागू हो सके। सर्वेक्षण के उद्देश्य के अनुसार किसी समिष्टि के अंतर्गत सदैव ऐसी सभी 20 तथा इकाइयां मध्य आती हैं जिनमें कुछ विशेषताएं या विशेषताओं का समूह हो। प्रतिदर्श चुनने में पहला कार्य समिष्टि की पहचान करना है। एक बार जब समिष्टि की पहचान हो जाती है तो शोधकर्ता इसका अध्ययन करने का एक तरीका चुनता है। यदि शोधकर्ता को लगता है कि समुचित समिष्टि या जनसंख्या का सर्वेक्षण संभव नहीं है तो वह एक प्रतिनिधि प्रतिदर्श चुन सकता है। एक आदर्श प्रतिनिधि प्रतिदर्श सामान्यतः समिष्टि से छोटा होता है तथा अपेक्षाकृत कम लागत एवं कम समय में समिष्टि के बारे में पर्याप्त सही सूचनाएं प्रदान करने में सक्षम होता है। मान लें कि आप किसी क्षेत्र विशेष के लोगों की औसत आय के बारे में अध्ययन करना चाहते हैं। गणना विधि के अनुसार आपको उस क्षेत्र के प्रत्येक व्यक्ति की आय का पता करने के बाद उनका कुल योग करके वहां के लोगों की संख्या से भाग देकर वहां के लोगों की औसत आय पता करनी होगी। इस विधि के अंतर्गत बहुत खर्च आएगा, क्योंकि इसके लिए भारी संख्या में परिगणकों की भर्ती करनी होती है। इसके विकल्प के रूप में आप उस क्षेत्र के कुछ व्यक्तियों का प्रतिदर्श चुनकर उनकी आय को जान लेते हैं। चुने गए समूह के व्यक्तियों की औसत आय ही उस पूरे क्षेत्र के लोगों की औसत आय होती है। उदाहरण के लिए शोध समस्या, मणिपुर राज्य की चूड़ाचांदपुर जिले के कृषि क्षेत्रकों की आर्थिक स्थिति का अध्ययन करना। समिष्ट चूड़ाचांदपुर जिले के समस्त कृषि श्रमिक प्रतिदर्श नमूना, चूड़ाचांदपुर जिले के 10% कृषि श्रमिक। अधिकतर सर्वेक्षण प्रतिदर्श सर्वेक्षण ही होते हैं। सांख्यिकी में इन्हें कई कारणों से प्राथमिकता दी जाती है। यह प्रतिदर्श कम खर्च में एवं अल्प समय में पर्याप्त विश्वसनीय एवं सही सूचनाएं उपलब्ध करा सकते हैं। प्रतिदर्श चूंकि समिष्टि में छोटा होता है, अतः सघन पूछताछ के द्वारा अधिक विस्तृत सूचनाएं संग्रहित की जा सकती है। इसके लिए परिगणकों की छोटी टोली की ही जरूरत होगी, जिन्हें आसानी से प्रशिक्षित किया जा सकता है तथा उनके कार्यों की निगरानी भलीभांति की जा सकती है। अब प्रश्न यह उठता है कि इस प्रतिदर्श का चयन कैसे करें। प्रतिदर्श चयन के 2 प्रचलित तरीके हैं, जिन्हें यादृच्छिक या अयादृच्छिक प्रतिदर्श कहते हैं। इन दोनों प्रकार की प्रतिदर्शों के अंतर का विवरण आगे दिए जा रहे हैं। क्रियात्मक गतिविधियां, भारत और चीन की अगली जनगणना किन वर्षों में की जाएगी। यदि आप क्लास 11वीं कक्षा की अर्थशास्त्र की नई पाठ्यपुस्तक के बारे में छात्रों की राय जानना चाहते हैं तो आपकी समिष्टि क्या होगी और प्रतिदर्श क्या होगा। यदि कोई शोधकर्ता पंजाब में गेहूं की फसल के औसत उत्पादन का आकलन करना चाहता है
तो उसकी समष्टि और प्रतिदर्श समूह क्या होंगे? यादृच्छिक प्रतिचयन, जैसा कि नाम से स्पष्ट है कि यादृच्छिक प्रतिचयन वह होता है जो समष्टि प्रतिदर्श समूह से विशिष्टगत इकाइयों प्रतिदर्श को यादृच्छिक रूप से चुना जाता है। मान लें कि सरकार एक क्षेत्र विशेष में रहने वाले परिवारों के बजट पर पेट्रोलियम पदार्थों की कीमतों की वृद्धि के प्रभाव की जांच करना चाहती है। इसके लिए 30 परिवारों का प्रातिनिधिक यादृच्छिक प्रतिदर्श प्राप्त करके उसका अध्ययन करना है। इनके चुनाव के लिए पहले उस क्षेत्र के सभी 300 परिवारों के नाम पर्ची पर लिखे जाते हैं और फिर उन पर्चियों को पूरी तरह आपस में मिला दिया जाता है। इसके बाद उसमें से साक्षात्कार के लिए बारी बारी से 30 नाम पर्चियों को चुने लिए जाते हैं। यादृच्छिक प्रतिचयन में से प्रत्येक व्यक्ति के चुने जाने की समान संभावनाएं होती हैं और चुना हुआ ये चित्र में 20 कच्चे व 20 पक्के अर्थात 40 घरों वाला समिष्ट, 5 पक्के और 5 कच्चे घरों का प्रतिनिधि प्रतिदर्श, 2 पक्के और 8 कच्चे घरों का अप्रतिनिधि प्रतिदर्श। व्यक्ति ठीक वैसा ही होता है जैसा कि आप नहीं चुना गया व्यक्ति। उपर्युक्त उदाहरण में 300 प्रतिदर्श इकाई प्रतिचयन रचना की समष्टि में सभी इकाइयों को 330 इकाइयों के प्रतिदर्श में चुने जाने का समान अवसर प्राप्त हुआ। अतः इस तरह के निकाले गए प्रतिदर्श को ही यादृच्छिक प्रतिदर्श कहा जाता है। इस विधि को लाटी विधि के नाम से भी जाना जाता है। आजकल यादृच्छिक प्रतिदर्श के चयन के लिए कंप्यूटर प्रोग्राम का उपयोग किया जाता है। निर्गम निर्वाचन एग्जिट पोल, आपने देखा होगा कि जब चुनाव होते हैं तो टेलीविजन नेटवर्क चुनाव संबंधी समाचार दिखाते हैं। इसके साथ ही ये लोग इसका पूर्वानुमान भी दिखाते हैं कि कौन सी पार्टी जीत सकती है। इससे निर्गत मतदाता एग्जिट पोल के रूप में किया जाता है। इसके अंतर्गत मतदान केंद्रों से मतदान करके निकलने वाले मतदाताओं से यादृच्छिक प्रतिदर्श लेने के लिए पूछा जाता है कि उन्होंने किसे मत दिया। यह मतदाताओं के प्रतिदर्श द्वारा प्राप्त आंकड़ों से चुनाव जीतने वाले के बारे में पूर्वानुमान लगाया जाता है। आपने देखा होगा कि निर्गम निर्वाचन सदैव सही अनुमान नहीं लगाते। क्यों? क्रियात्मक गतिविधि। आपको भारत में खाद्यान्न उत्पादन की पिछली 50 वर्षों की प्रवृत्ति का विश्लेषण करना है। चूंकि सभी 50 वर्षों के लिए आंकड़े एकत्रित करना मुश्किल है, अतः आपको 10 वर्षों के एक प्रतिदर्श का चयन करना है। आप यादृच्छिक संख्या सारणी का प्रयोग करते हुए अपने प्रतिदर्श कैसे चुनेंगे? यादृच्छिक प्रतिचयन ऐसी स्थिति भी हो सकती है जब आपको किसी क्षेत्र के 100 परिवारों में से 10 को चुनना हो। आपको यह तय करना है कि किन परिवारों को चुनें और किन्हें छोड़ दें। आप ऐसे घरों को चुन सकते हैं जो आपके लिए सुविधाजनक हो या फिर अपने मित्र या परिचित के घर को चुन सकते हैं। इस मामले में आप 10 परिवारों को चुनने के लिए अपने निर्णय पूर्वाग्रह का प्रयोग करते हैं। ऐसी स्थिति में 100 परिवारों में से आपके द्वारा चुने गए 10 परिवार यादृच्छिक प्रतिदर्श द्वारा नहीं चुने गए हैं। अतः किसी यादृच्छिक प्रतिदर्श में उस समष्टि की सभी इकाइयों के चुने जाने की समान संभावनाएं नहीं होती हैं और इसमें सर्वेक्षक की सुविधाएं या निर्णय की भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है। इन्हें चूंकि प्रायः अपने निर्णय उद्देश्य, सुविधा तथा नियत मात्रा कोटा के आधार पर चुना जाता है, अतः इसे अयादृच्छिक प्रतिदर्श के रूप में जाना जाता है। प्रतिचयन या अप्रतिचयन त्रुटियां। प्रतिचयन त्रुटियां सैंपलिंग एरर्स संख्यात्मक मानों वाली जनसंख्या की 2 महत्वपूर्ण विशेषताएं होती हैं जो यह सुसंगत है। पहली केंद्रीय प्रवृत्ति जिसका मापन औसत, मध्यमान, माध्य या बहुलक के द्वारा किया जा सकता है। दूसरी विचलन जिसका मापन मानक विचलन, माध्य विचलन, परास आदि की गणना के द्वारा किया जा सकता है। प्रतिदर्श का उद्देश्य जनसंख्या प्रचलों के एक या अधिक
आकलनों को प्राप्त करना होता है प्रतिचयन त्रुटि प्रतिदर्श आकलन तथा उसी के जनसंख्या प्राचल समिष्ट विशेष जैसे औसत आय आदि के वास्तविक मूल्य में अंतर को इंगित करता है। उदाहरणतः मणिपुर के 5 कृषकों को की आमदनी का उदाहरण लें। मान लें कि चर यक्ष कृषकों की आमदनी के मापन 500, 550, 600, 650, 700 है। हमने देखा कि यहाँ समिष्ट का औसत 500, 550, 600, 650 प्लस 700/5 अर्थात 3000/5 बराबर 600 है। अब मान लीजिए कि हम दो व्यक्तियों का एक ऐसा प्रतिदर्श चुनते हैं जहां x के मूल्य 500 और 600 है। अब प्रतिदर्श का औसत 500 प्लस 600 डिवाइडेड बाई 2 बराबर 1100 अर्थात 550 प्राप्त होता है। यह आकलन प्रतिचयन त्रुटि है। 600 असली मान माइनस 550 आकलन बराबर 50। अप्रतिचयन त्रुटियां नॉन सैंपलिंग इरर्स। अप्रतिचयन त्रुटियां प्रतिचयन त्रुटियों की अपेक्षा अधिक गंभीर होती हैं। ऐसा इसलिए होता है कि प्रतिचयन त्रुटियों के बड़े आकार के प्रतिदर्श लेकर कम किया जा सकता है, पर अयादृच्छिक त्रुटियों को कम करना असंभव है, चाहे प्रतिदर्श का आकार बड़ा ही क्यों न रखा जाए। यहाँ तक कि जनगणना में भी यादृच्छिक त्रुटियां की संभावना हो सकती है। अयादृच्छिक त्रुटियों के कुछ उदाहरण निम्नलिखित है। आंकड़े अर्जन में त्रुटियां। इस प्रकार की त्रुटियां गलत उत्तरों को रिकॉर्ड करने से पैदा होती हैं। मान लीजिए एक शिक्षक कक्षा के छात्रों से अध्यापक की मेज की लंबाई को मापने के लिए कहता है। छात्रों द्वारा लिए गए मापों में अंतर हो सकते हैं। ये अंतर फीते में अंतर, छात्रों की लापरवाही आदि के कारण हो सकते हैं। इसी प्रकार मान लें कि हम संतरों की कीमत के बारे में आंकड़े एकत्र करना चाहते हैं। हम जानते हैं कि अलग अलग दुकानों में तथा अलग अलग बाजारों में संतरों की कीमत भिन्न भिन्न हो सकती है। इसके साथ ही गुणवत्ता के आधार पर भी मूल्यों में अंतर हो सकता है। इसीलिए हम यहाँ पर केवल औसत कीमत को ही लेते हैं। रिकॉर्ड करने में त्रुटियों की संभावना रहती है जब सर्वेक्षक या उत्तरदाता गलत आंकड़े रिकॉर्ड करता है या लिखता है। तो उदाहरण के लिए 31 को गलती से 13 लिखा जा सकता है। 31 को 13 लिखा जा सकता है। अनुत्तर संबंधी त्रुटियां। अनुत्तर संबंधी त्रुटियों की संभावना तब होती है जब साक्षात्कारकर्ता प्रतिदर्श सूची में सूचीबद्ध उत्तरदाता से संपर्क नहीं स्थापित कर पाता है या प्रतिदर्श सूची का कोई व्यक्ति उत्तर देने से मना कर देता है। ऐसे मामलों में प्रतिदर्श प्रेक्षण की प्रतिनिधि प्रतिदर्श नहीं माना जा सकता। प्रतिदर्श अभिनीति सैंपलिंग 22। प्रतिदर्श अभिनीति पूर्वाग्रह की संभावना तब होती है जब प्रतिचयन योजना ऐसी हो कि उसके अंतर्गत समिष्टि से कुछ ऐसे सदस्यों के सम्मिलित होने की संभावना नहीं है जिन्हें प्रतिदर्श में सम्मिलित किया जाना चाहिए। भारत की जनगणना तथा राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण NSS राष्ट्रीय एवं राज्य दोनों ही स्तरों पर ऐसी संस्थाएं होती हैं जो सांख्यिकी आंकड़ों को संग्रहित, संसाधित तथा सारणीकृत करती हैं। इनमें से राष्ट्रीय स्तर की कुछ प्रमुख संस्थाएं हैं। सेंसस ऑफ इंडिया, राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण NSS, केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय CSO, भारत का महापंजीकारक RGI, वाणिज्य साक्षरता एवं सांख्यिकी महानिदेशालय DGCIS तथा श्रम ब्यूरो आदि। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन जनसंख्या संबंधी सर्वाधिक पूर्ण एवं सतत जनसांख्यिकी की अभिलेख उपलब्ध कराती है। वर्ष 1881 के बाद से प्रत्येक 10 वर्ष के अंतराल पर नियमित जनगणना की जाती है। देश की आज़ादी के बाद पहली जनगणना वर्ष 1951 में हुई थी। इन जनगणनाओं के अंतर्गत जनसंख्या के विभिन्न पहलुओं के बारे में सूचनाएं एकत्र की जाती हैं, जैसे आकार, घनत्व, लिंग अनुपात, साक्षरता, हस्तांतरण तथा जनसंख्या का ग्रामीण शहरी वितरण आदि। जनगणना आंकड़ों का निर्वचन एवं विश्लेषण भारत में अनेक आर्थिक और सामाजिक मुद्दों को समझने के लिए किया जाता है। राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन की स्थापना भारत सरकार द्वारा समाज आर्थिक मुद्दों को राष्ट्रीय स्तर के सर्वेक्षण के लिए की गई थी। यह संगठन बारी बारी से निरंतर सर्वेक्षण करता रहता है। इस संगठन के सर्वेक्षण द्वारा संग्रह किए गए आंकड़ों
समय समय पर विभिन्न रिपोर्टों एवं इसकी त्रैमासिक पत्रिका सर्वेक्षण से प्रकाशित किए जाते हैं। ये आंकड़े मूलतः सामाजिक आर्थिक मुद्दों पर होते हैं। इसके साथ ही राष्ट्रीय प्रतिदर सर्वेक्षण संगठन साक्षरता, विद्यालय नामांकन, शैक्षिक सेवाएं का समूह प्रयोजन, रोजगार, बेरोजगारी, विनिर्माण एवं सेवा क्षेत्रों के उद्यमों, रुग्णता, मातृत्व, शिशु देखभाल और सार्वजनिक वितरण प्रणाली के समूह प्रयोजन आदि पर भी अनुमानित आंकड़े उपलब्ध कराता है। राष्ट्रीय प्रतिदर सर्वेक्षण एनएसएस का 60वां क्रमिक सर्वेक्षण जनवरी जून 2004 और स्वास्थ्यता तथा स्वास्थ्य सेवाओं पर था। राष्ट्रीय प्रतिदर सर्वेक्षण एनएसएस का 68वां क्रमिक सर्वेक्षण 2011-12 उपभोक्ता व्यय पर था। साथ ही राष्ट्रीय प्रतिदर सर्वेक्षण संगठन उद्योगों का वार्षिक सर्वेक्षण, फसल अनुमान सर्वेक्षण आदि का भी उपयोग करता है। यह उपभोक्ता कीमत सूचकांक से संबंधित संख्याओं के संकलन के लिए ग्रामीण एवं शहरी खुदरा कीमतों की संग्रह आदि भी करता है। सारांश संख्याओं के रूप में व्यक्त किए गए आर्थिक तथ्य आंकड़े कहलाते हैं। आंकड़ों के संग्रह का उद्देश्य किसी समस्या और उसके कारणों को समझकर उसकी व्याख्या एवं विश्लेषण करना है। प्राथमिक आंकड़ों का संग्रह सर्वेक्षण आयोजित करके किया जाता है। सर्वेक्षणों के कई चरण होते हैं जिन्हें सावधानी पूर्वक नियोजित करने की आवश्यकता होती है। ऐसी अनेक संस्थाएं हैं जो इन सांख्यिकी आंकड़ों का संग्रह, साधन, सारणीयन तथा प्रकाशन करती हैं। इनका प्रयोग द्वितीयक आंकड़ों के रूप में किया जा सकता है। आंकड़ों के स्रोतों का चुनाव एवं इनके संग्रह की विधि अध्ययन के उद्देश्यों पर निर्भर करती है। पुनरावर्तन आंकड़े ऐसा साधन है जो सूचनाएं उपलब्ध कराकर किसी भी समस्या के विषय में ठोस निष्कर्ष पर पहुंचने में सहायता देते हैं। प्राथमिक आंकड़े व्यक्ति द्वारा स्वयं एकत्र किए गई सूचनाओं पर निर्भर होते हैं। सर्वेक्षण व्यक्तिगत साक्षात्कार, डाक द्वारा प्रश्नावली भेजकर या टेलीफोन साक्षात्कार द्वारा किए जा सकते हैं। जनगणना के अंतर्गत समष्टि की सभी इकाइयों विशिष्टियों को सम्मिलित किया जाता है। प्रतिदर समष्टि से चयनित किया गया एक छोटा समूह होता है जिसके द्वारा संबंधित सूचनाएं प्राप्त की जा सकती हैं। यादृच्छिक प्रतिचयन के अंतर्गत प्रत्येक व्यक्ति को सूचना प्रदान करने हेतु चुने जाने के लिए समान अवसर दिया जाता है। प्रतिदर त्रुटियां वास्तविक समष्टि तथा इनके आकलन के बीच अंतर के कारण पैदा होती है। अप्रतिचयन त्रुटियां आंकड़े का अर्जन के दौरान पैदा हो सकती हैं, जो उत्तर न देने के कारण या चयन में पूर्वाग्रह के कारण हो सकती हैं। राष्ट्रीय स्तर पर भारत की जनगणना तथा राष्ट्रीय प्रतिदर सर्वेक्षण संगठन दो महत्वपूर्ण संस्थाएं हैं जो विभिन्न महत्वपूर्ण आर्थिक एवं सामाजिक मुद्दों पर आंकड़ों का संग्रह, संसाधन तथा सारणीयन करती हैं।